तफसील बना सकते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले कुछ जो एटिकेट्स हैं क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। आपकी क्लास में से अगर किसी की कॉल आ जाती है, किसी का मैसेज आ जाता है, किसी को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मुझे इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मिसाल कोई भी ज़रूरत भी हो सकती है, कॉल भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप चुपके से जाएँ, बाहर चले जाएँ, कॉल अटेंड कर लें, वापस आ जाएँ, या कोई ज़्यादा काम है तो आप बेशक चले जाएँ। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगर बाहर से कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, एक खास इन्वायरमेंट है, 5 दफ़ा हम क्लास में बच्चों को रोक देते हैं कि वो क्लास के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे होते। अदरवाइज नॉर्मल हालात में जो भी बंदा लेट आया है कोई इशू नहीं है, वो क्लास में किस टाइम पे पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, ठीक है। जो ही वो क्लास में आया उसको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास का लेक्चर चालू है, वो आके पीछे जहाँ पे उसको स्पेस मिलती है वो आके बैठ जाए, उसके लिए कोई भी परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि जब भी मैं क्लास में आऊँगा तो आप लोगों को मेरे लिए खड़ा नहीं होना, रिस्पेक्ट दिल में होती है, हर मेरे चीज़ को छोड़ें। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा अपने शौक से क्लास पढ़ना चाहता है वो आए, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, वो बेशक बैठ स्कूल के साथ क्लास को डिस्टर्ब किए वो बैठ सकता है, उसमें ये भी आप लोगों को अलाउ है। तो इसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एज ए टीचर, एक आपके पास क्या होती है तालीम और दूसरी तरबियत। अब इस स्टेज में आ गए हैं, इसके बाद आप लोगों ने क्या है एक मुआशरे के लिए एक रोल अदा करना है। अब अपने मुआशरे के अंदर रोल कब अदा करेंगे, जब आपके अंदर क्या होगी, पॉजिटिविटी होगी। अगर आप नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी अच्छे मकाम पे पहुंच सकें। किसी की टांग को खींच के ऊपर जाना आसान तो होता है लेकिन पायदार नहीं होता, ठीक बंदा गिर जाता है। तो कोशिश करें, मेहनत करें, और फिर जब आप हमारे पास यहाँ पे आते हैं तो आपके जो वालिदैन हैं उनको कुछ तवक्कुआत होती हैं आपके ऊपर, वो अपने आप को कुछ देखना चाहते हैं। अगर आप उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो उनके जो अरमान हैं वो टूट जाते हैं। अब जितने भी बच्चे जहाँ पे मौजूद हैं, आप ये सपोज कर लें कि आप अकेले यहाँ पे क्लास में नहीं आए, आपके साथ आपके जो वालिदैन के अरमान हैं वो भी मौजूद हैं। अगर आप वो मेहनत नहीं करते या अपने आप को डिसीव करते हैं तो उसका जो लॉस है वो सिर्फ आपको नहीं होगा, आपके वालिदैन के जो अरमान हैं वो भी टूट सकते हैं, ठीक है। आप बेशक अपने लिए पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ये आपके जहन में हो कि जो मेरे वालिदैन हैं मुझे क्या देखना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत करें। टीचर का जो रोल होता है वो एक आपको रास्ता दिखाता है। आजकल एक जदीद दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है, इंटरनेट की एक्सेस है। अगर आप चाहें तो कोई भी टॉपिक किसी टाइम में आप उसको सर्च कर सकते हैं पॉजिटिवली। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो टीचर ने यहाँ पे पढ़ाया है तो आपके लिए वो अच्छी नहीं है। जब हम लोग पढ़ा करते थे उस वक्त हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। टीचर ने जो पढ़ाया उसके बाद उस लेक्चर को दोबारा किसी और से, हो सकता है कि अगर आप गूगल करें तो जो लेक्चर मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपको हज़ारों लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे, हो सकता है मुझसे वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आपको काफ़ी समझ आती है। लेकिन बात यह है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता रहता हूँ कि आसान और मुश्किल दो वर्ड हम यूज़ करते हैं, मैं दोनों को नहीं मानता। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट लेवल है उसका फ़र्क होता है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती हैं, मुश्किल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं। उसके लिए मैं हमेशा, शायद मैं भी पहले भी आप लोगों को एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि जब आप खेल खेलते हैं, सपोज आप में से काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, जो वॉलीबॉल खेलते हैं। मैंने गर्मियों के मौसम में दिन के 11 बजे बच्चों को क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलते देखा है। हो सकता है कि आप में से भी काफ़ी लोग ऐसे हों जो गर्मियों की तपती धूप में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, या फिर सर्दियों की शदीद सर्दी में
जब टेम्परेचर यानी कि -5 -10 में होता है, लोगों को फुटबॉल खेलते भी देखा है, सिर्फ यूनिफॉर्म में। क्या है कि सबसे एक मुश्किल काम वो कर रहे होते हैं और मुश्किल टाइम के हिसाब से, और उनको कभी थकावट फील नहीं होती, और थकावट का फील होती है जिस काम में आप इंटरेस्टेड नहीं है और ज़बरदस्ती आपको काम कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर मैं क्लास पढ़ाना चाहता हूँ, आपका इंटरेस्ट नहीं है क्लास पढ़ने में, आप थक जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, दूसरी क्लास शुरू हो गई। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, सपोज कि मैं आप में से किसी बच्चे को भेजता हूँ, गेट तक जाए और वापस आ जाए। जब वापस आएंगे तो आपके दिल में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी गर्मी में सर ने मुझे भेजा है, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों का मिला जुला ज्ञान हो गया, ऐसे है ना। तो उसमें यह है कि आपका इंटरेस्ट नहीं था और आपको गेट तक आना जाना मुश्किल लगा। हो सकता है कि कोई और किसी और केस में आप में से कोई बंदा वो इस तपती धूप में रनिंग भी कर रहा हो या फिर क्रिकेट वगैरह जैसा कि गेम खेल रहा हो, और उस वक्त उसको फील भी ना हो कि मैं इतनी गर्मी में क्या करता रहा हूँ। तीसरी बात आप ये नोट कर लें कि आप लोगों ने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी और चीज़ें देखी होंगी, जिसमें मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं और उनसे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें। कुछ आप फिल्में ड्रामे ये चीज़ें देखते हैं। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कोई ऐसा बंदा देखा है जो विलन हो और उसका अंजाम अच्छा हुआ हो? कोई एक बंदा उठा है जो बंदा जिस बंदे के अंदर नेगेटिविटी हो और उसका अंजाम अच्छा हुआ हो। आपने देखी होंगी काफ़ी सारी ड्रामे फिल्में, तो हमेशा जीत किसकी होती है? पॉजिटिविटी की होती है, पॉजिटिव सोच की होती है, ईमानदार शख्स की होती है। चौथे नंबर पर मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता होता हूँ कि एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या है? बेसिकली मेरी जो एक प्रोफेशनल हूँ मैं, और मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो बंदा जितना अपने काम के साथ सिंसियर है उसकी उतनी रिस्पेक्ट है। आप एग्जांपल, आप में से आप लोग सारे घर में रहते हैं, जो बंदा सबसे ज़्यादा काम करता होगा घर वाले उसकी इज्जत करते होंगे, ऐसे है ना। तभी किसी भी जो काम करने वाला बंदा है उसको सब मालूम करते हैं। जब वो किसी मकाम पे पहुंच जाता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपके सामने एक टीचर हूँ, तो मेरे गाँव वाले भी कहेंगे कि हमारे यानी कि इलाके का है, मेरे क्लास में लोग कहेंगे कि ये हमारा दोस्त है, वालिदैन कहेंगे कि हमारा बेटा है, ठीक है। पूरा जो एक पूरी डोमेन बन जाता है, इलाका बन जाता है, उसमें से लोग कहेंगे कि ये हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखता है, और सारे अपना ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करते हैं उस बंदे के साथ जो एक प्रोफेशनल लाइफ में ईमानदारी के साथ किसी स्टेज पर पहुँचा हुआ है। और ऐसा बंदा जो अपने काम से गाफिल है, उसको अपने घर वाले भी उम्मीद करते हैं। अल्लाह ना करे, आपने देखा होगा कि किसी भी घर में अगर कोई ऐसा बंदा जो नशाई है, जो अपने काम से बिल्कुल गाफिल है, तो उसके घर वाले क्या उसकी रिस्पेक्ट करते हैं? क्या उसको ऑन करते हैं? अगर खुदा ना करे किसी का भाई इसी चीज़ में हो, तो वो भी लोग टूरिस्ट आते हुए भूल जाते हैं कि ये भी हमारा भाई है। तो आप कोशिश करें, आपकी यूँ समझें कि आप इस स्टेज पे हैं कि आज से भी अगर आप मेहनत स्टार्ट करना शुरू कर दें, आज से मैं दावे से कहता हूँ कि आप लोग एक अच्छी जगह पे पहुँच सकते हैं। अगर आप लोग मेहनत छोड़ देंगे कि इधर से हम देख लेते हैं, इधर से कुछ कर लेते हैं, जितना आप काम करना छोड़ते जाएंगे कामयाब आप नहीं हो सकते। और आजकल का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है। अब हमारे एडमिशन हुए हैं, उन लोगों के हुए होंगे जिन्होंने मेहनत की होगी और जिन्होंने टेस्ट पास किया होगा। तो जो लोग नहीं करने उनको अगर पता रखना भी चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों? मिसाल के तौर पर मैंने PhD या एडमिशन अनफिल्ड को एडमिशन देना है, और मेरी क्लास मेरे सामने आप में से जो अच्छा बच्चा है उसको किसी सवाल की ज़रूरत नहीं है, उसको टीचर खुद कहता है। हो सकता है
कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको मैं पर्सनली जानता था कि ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैंने खुद उनको कहा कि आप अप्लाई करें PhD के लिए। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास आए हैं, मेरे वालदैन के पास गए हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो सका। यूनिवर्सिटी के अंदर से भी काफ़ी सिफारिशें थी, बाहर से भी काफ़ी एक ट्रेंड होता है। तो क्यों कि आगे मैंने उन लोगों को तो आगे 4 साल चलाना है, 2 साल चलाना है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। जब वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगा तो फिर मसाइल होंगे। फिर जब मसाइल होंगे तो प्रॉब्लम तो फेस करने पड़ेंगे फिर मुझे भी। जब मैं किसी नायर बंदे को इधर लेके आऊँगा, उसने आगे से रिसर्च या अच्छी से जब बाकी सारी चीज़ों में कैसे काम करना है। तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चीज़ों को शौक से पढ़ें। कोई भी सब्जेक्ट है लर्निंग के लिए कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बजाय इसके टीचर को कहें कि आप बस सर यहाँ तक पढ़ा दें, यहाँ तक आप पढ़ाएंगे तो ये होगा, अगर वहाँ तक आप पढ़ाएंगे तो ये होगा। ऐसा कभी नहीं होगा जब तक आप लोग खुद नहीं पढ़ेंगे। अब वो जब हम पढ़ा करते थे तो बाद में ऐसे सब्जेक्ट भी हम पढ़ रहे होते थे जो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं होते थे, और बाद में उनका भी फायदा हुआ, टेस्ट में भी फायदा हुआ है, बाकी सारी चीज़ों में भी फायदा हुआ है। अगर आप सिर्फ अपने कोर्स को टीचर को बाद में, हमारे पास टीचिंग स्टाफ है वो बेचारे कमज़ोर होते हैं, उनको बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर बहुत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसमें लास्ट किसका हो रहा है? आपका होगा, आपकी क्लास का होगा ना। आप नंबरों की दौड़ में अपने आप को धोखा मत दें, नंबरों की दौड़ में अपने आप को धोखा मत दें। अगर आप अपने आप को धोखा देंगे तो फिर आपको उस बोझ को बनानी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी करते हैं, तो मेरे लिए ख्याल कि अल्लाह ताला की ज़ात उस बंदे को रिस्पेक्ट भी देती है और अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ कर देती है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, अब भी कुछ नहीं है, बाद में भी कुछ नहीं होगा, चाहे आप अच्छे अच्छे मार्क्स क्यों ना लेंगे। मैं अक्सर स्टूडेंट के साथ अपना माजी शेयर करता हूँ कि मेरी एफएससी में सेकंड पोजीशन है, सेकंड डिवीज़न, पोजीशन एक अलग चीज़ होती है ना, डिवीज़न। बीएससी और एमएससी में भी सेकंड डिवीज़न। सेकंड डिवीज़न का मतलब ये है कि जो मेरे मार्क्स हैं वो लेस देन 60% है। उसके बावजूद आप सबके सामने डिपार्टमेंट में 2006 से हम पढ़ के गए थे और 2021 में एज ए चेयरपर्सन काम कर रहा हूँ। मेरे मार्क्स नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया। क्यों चांस दिया है? कि मैं मेहनत करता था। मैंने जितनी मेहनत एमएससी में की थी मैंने किसी दौर में नहीं की। सुबह से शाम तक मेहनत करता था, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से मैं एक प्राइवेट कैंडिडेट था, तो मुझे कोर्स का नहीं पता होता था कि इस कहाँ से पेपर आता है। मेरे पास आज भी अगर मैं जब घर जाता हूँ मेरे पास जो नोट्स पड़े होते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतने नोट्स हम कैसे पढ़ा करते थे। एक एक सब्जेक्ट के यूँ समझे कि इतने इतने से नोट्स होते थे, पढ़ पढ़ के लिख लिख के, लेकिन रिजल्ट के जब निकलता था तो फिर हम ज़्यादा सब्जी होती थी, हमारा काम होते थे। वजह क्या थी कि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, प्राइवेट कैंडिडेट थे, एग्जाम दीजिए वाले रहते थे, तो काफ़ी सारे मसले मसाले। लेकिन वो जो हमने मेहनत की है अल्लाह ताला ने सिला जरूर दिया है, वो मेहनत रहेगा नहीं मिली, नंबर नहीं है, लेकिन उसका सिला ज़रूर मिला है। और आप लोग अपनी ज़िंदगी में देख लें, ऐसे लोग जिन्होंने मेहनत की है उनको सिला ज़रूर मिला है। कोई ऐसा बंदा आपको नज़र नहीं आएगा जिसने मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसको उसका इनाम ना दिया। आप पूरी लाइफ में आपने इधर उधर देखें, ठीक है। और जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, एक दफ़ा तो हो सकता है कि ऊपर चले जाएं फिर गिरते भी हैं। तो मेरी आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग चीज़ों को लर्न करें, सीखें। आजकल कंपटीशन का दौर है, आप अभी से अपने आप को टेस्ट के लिए तैयार रखें। फिर में PhD में अगर आप अपने एडमिशन लेना है अभी से टेस्ट देना शुरू कर दें, प्रैक्टिस के तौर पर देखें कि आपके घर में कितने मार्क्स आते हैं, लोग कितने लेते हैं। 2 साल के लिए करें, मेरा इसी के जितने टेस्ट होगा आप भारे मारे फिर रहे हो, फिर किसी को सुबह से भी कह रहा हूँ कि मेरा टेस्ट पास करवा दें, मेरा चेक कर दें, मेरा वो कर दें। पहले से अपने आप को चेक कर लें, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी सी तैयारी कर लें, या किसी भी जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए आपको लर्न करना पड़ता है। रात में कुछ दोस्तों के साथ गया हुआ था, अपने कमेटी की मीटिंग थी, उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब मैं एमफिल में गया
मुझे जिसने जो काम बताया, किसी क्लास में उन्होंने कहा कि मुझे ये कोड बनाना है, मुझसे नहीं बन रहा, मैंने बना के दिया। किसी टीचर ने कहा कि ये काम करना है, मैंने कर दिया। तो उसी तरह करते कराते डिपार्टमेंट के अंदर मैंने काम के हवाले से किसी को कोई ना नहीं किया। उसने मुझे जो भी काम कहा डिपार्टमेंट में, कोई भी काम, और सबसे ज़्यादा काम मैं करता था। सबसे पहले मैं जाता था और सबसे आखिरी स्टूडेंट भी मैं होता था। किसी भी क्लास फेलो का, सीनियर का, जूनियर का, जो भी काम आया कोडिंग की, रिसर्च की, उसकी फुल हेल्प की है। तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी मुझे हुआ कि मैंने अगर कोडिंग में कुछ काफ़ी सारे लोगों की हेल्प की, तो कोडिंग के अंदर मैं एक्सपर्ट बन गया। जिस बंदे ने कंप्यूटर पहली मरतबा देखा और जिसको अलग दिन आती हो कोडिंग की, लोग उसी से कोड बनवा रहे होते थे। क्यों? मैंने बैठ के उसको टाइम दिया, कुछ सीखा। और क्लास के जो लोग थे, जब मैं क्लास में गया था शुरू में, मेरा आखिरी रोल नंबर था। क्लास के अंदर जो लोगों को आज आखिरी बंदा होता है उसके साथ जो बिहेवियर होता है वो मेरे साथ वही होता है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो किसी के साथ बातें खिलाफी भी नहीं करता, जो बंदा जो मुझे काम कहता है मैं कर देता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मैं अपनी मेहनत नहीं कर रहा अपने से। और जब से मैंने मेहनत स्टार्ट करना की, मेरी रिस्पेक्ट का जो ग्राफ था ऐसे ऊपर है। तो जब तक मैं अपने काम से जोड़ता, लोगों में काम करता था, मैं अपने अटेंड करता था, तो उसी तरह रिस्पेक्ट भी उसी तरह थी। तो ऐसा करते हैं कि अब हम आते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो आप में से कितने बच्चे हैं जिनको न्यूमेरिकल एनालिसिस की डेफिनेशन आती है? आप में से कितने लोग हैं? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, फर्स्ट भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी आप लोगों से यही कहा था कि चीज़ों को पढ़ें, कुछ ना कुछ आपके जहन में चीज़ें अवेलेबल हैं। जब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या? न्यूमेरिकल एनालिसिस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? न्यूमेरिकल एनालिसिस एक बेसिकली क्या है, एल्गोरिथम है which is used to find the solution, find the approximate solution of mathematical problem. तो आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपके पास क्या है, एनालिटिकल सॉल्यूशंस हैं, और दूसरे क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। एनालिटिकल सॉल्यूशन वो हैं अगर आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसका जवाब क्या आता है, एग्जैक्ट, उसको आप क्या कहते हैं, एनालिटिकल सॉल्यूशन। और आपके पास अगर जवाब एग्जैक्ट नहीं आता तो फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कहलाता है, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन कहलाता है। और अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से या बाकी जो लोग व्यवहार देने आए होते हैं ये क्वेश्चन करता होता हूँ कि अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है, तो वो बताना शुरू कर देते हैं। मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इन बेचारों को कुछ नहीं पता। बेसिकली अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। हमारे पास ऐसे मेथड जिसका आंसर एग्जैक्ट आता है वो क्या कहलाते हैं, एनालिटिकल, और जिनका एग्जैक्ट नहीं आता सॉल्यूशन तो वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल। तो अब अगली बात ये है कि हमें जब एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की तरफ क्यों जाते हैं? जब हमारे पास एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वाई वी यूज न्यूमेरिकल एनालिसिस, हम क्यों करते हैं? तो उसका एक सीधा सा जवाब होता है कि जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा जो हमारे पास एग्जैक्ट मेथड हैं उनकी जो कंप्यूटेशनल कास्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटेशनल कास्ट में नंबर ऑफ कंप्यूटेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, इस तरह के जितने भी स्टेप्स हैं ये किसी में आ जाते हैं, कंप्यूटेशन में आ जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 2 मिनट में कर लेंगे। सिंपल सी इक्वेशन होगी, x + 3 = 0, x + y = 3, x - y = 2। तो सिंपली आप कर लेंगे। बाद दफ़ा आप क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाते हैं।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वो भी आप बहुत ज़्यादा उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक से क्यूबिक इक्वेशन में जाते हैं, फर्दर उसकी जो डिग्री है जब इंक्रीज करती है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, हमारा जो प्रॉब्लम है उसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी तरह जब हम उसकी डिग्री इंक्रीज करते जाते हैं क्यूबिक से क्वांटिक, ठीक है, तो जितनी हम उसकी डिग्री बढ़ाते जाते हैं उसका जो सॉल्यूशन है उसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। और बाद दफ़ा हो सकता है कि अगर मैं आपको क्यूबिक की बात करूं तो पूरा दिन आप उसको सॉल्व करते रहे, आप उसका शायद सॉल्यूशन निकाल के दें मुझे। तो बास ऐसे मेथड होते हैं जो इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर हम उनका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सिचुएशन होती हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल जो मेथड हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कि हम न्यूमेरिकल मेथड तो काफ़ी सारे हैं, उनके लिए हम क्राइटेरिया भी डिस्कस करते होते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए कि कोई भी न्यूमेरिकल मेथड है तो वो क्या है। न्यूमेरिकल मेथड जो है वो बेसिकली है क्या, हम उसके जो क्राइटेरिया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वो जो मेथड है वो किस क्लास के लिए एप्लीकेबल है। और इसमें अक्सर मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूँ बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड के बारे में आपको आइडिया होगा कि वो डिपेंड करता है किस पे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है उसके ऊपर। अगर आपके पास रूट गिवन है, उसमें आपके पास दो इंटरवल भी गिवन है, तो सिंपली आपने उसमें क्या करना होता है, उसकी एवरेज निकालनी होती है, उससे आपका रिजल्ट आता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर एक्स 0 हो और उसका जो दूसरा रूट हो, ठीक है, दूसरा जो इंटरवल हो, एक वैल्यू उसकी क्या हो 0 और दूसरी क्या हो 2, और उसके अंदर हमारा रूट लाई कर रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक स्टेप के बाद एग्जैक्ट वैल्यू आपका आंसर आता है। उसमें अगर गिवन इंटरवल हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि गिवन जो इंटरवल है, ठीक है, उसमें गिवन इंटरवल हमारे पास क्या है जी 0, ऐसे है ना। और इक्वेशन या फंक्शन हमारे पास क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1। मेथड हमें कौन सा लगाना है, बाइसेक्शन, ठीक है। और इसका जो आंसर है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, आंसर इसका किस में आता है, एक स्टेप के बाद, और वो भी क्या एग्जैक्ट। एक स्टेप के बाद हमें क्या देगा, एग्जैक्ट। लेकिन जो बाइसेक्शन मेथड है वो कोई अच्छा मेथड नहीं है, न्यूमेरिकल मेथड है लेकिन अच्छा नहीं है। और अगर इसी प्रॉब्लम के ऊपर या इसी के ऊपर हम इसका इंटरवल क्या कर दें, 0 से 3 कर दें, तो हो सकता है कि आप 15 से 3 करें तो आपको एग्जैक्ट आंसर ना हो। समझ आ रही है ना। अगर हम थोड़ा सा इंटरवल चेंज करते हैं तो इसलिए जो पहला स्टेप है वो है एप्लीकेबल टू ए क्लास ऑफ फंक्शन। और फिर दूसरे नंबर पर हम जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वो हमारे पास क्या है, वो है कंप्यूटेशनल कॉस्ट, नंबर ऑफ कंप्यूटेशन। वो कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको कंप्यूट करने के लिए कितना टाइम लगता है। तीसरे नंबर पे जब हम उसको डिस्कस करते हैं तो उसका कन्वर्जेंस रेट चेक करते हैं। अगर उसका जो कन्वर्जेंस रेट है वो क्या हो,